Okay. So, guys, today we are starting with the PT 365 Science and Technology Space Technology section. So, today we will complete the space technology. तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें गगनयान. तो गगनयान अपना इसरो का मिशन है. फर्स्ट अनमैन्ड मिशन है ये. स्पेस मिशन है. और गगनयान का इसमें मतलब है स्काई व्हीकल. तो इसमें हाँ, तो इसमें हम क्या क्या यूज कर रहे हैं. एक तो एक सेकंड. हाँ, तो जो गगनयान मिशन होगा ना वो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस होगा. और ये हमारा मिशन है जिसमें कि 3 पार्ट्स में होगा ये. इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं. एक यहाँ देख लेते हैं. हाँ, जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं इसमें वो होंगे अनमैन्ड और थर्ड में होगा एक मैन्ड मिशन. तो 3 पार्ट्स में होगा ये. तो अभी हम इसका करंट स्टेटस देख लेते हैं कि इसके लिए हमने एक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी बनाई है बेंगलुरु में. और ये इसरो लॉन्च करेगा. और इसमें जो लिक्विड प्रोपेलेंट है वो विकास इंजन है. मतलब इसमें 3 स्टेज होंगी. जो हमारा GSLV Mark 3 है वो यूज करेंगे. तो ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है. तो इसके अंदर ना हमारी 3 स्टेजेस होती हैं. पहली स्टेज होती है सॉलिड, फिर होती है अपनी लिक्विड, और थर्ड होती है क्रायोजेनिक. तो जो लिक्विड वाला है उसमें ये विकास इंजन यूज होगा. तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखना है नाम. और जो GSLV Mark 3 है तो ये पता होना चाहिए कि बहुत इम्पोर्टेंट है. और ये 3 स्टेज है. एक ऐसा PYQ भी आया था जिसमें ऐसा लिखा था कि GSLV Mark 3 इज अ 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल. तो वो रॉन्ग था. इसमें आएगा 3 स्टेज. और ये इसमें 2 होते हैं. मतलब एक PSLV होता है, GSLV होता है. तो जो PSLV है वो उसमें 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, 4 स्टेजेस. और ये है 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल. PSLV हम लाइट सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए यूज करते हैं. और GSLV हैवी सैटेलाइट्स को भेजने के लिए यूज होता है. और इसमें ये चीज इम्पोर्टेंट है कि ये इसरो का फर्स्ट मिशन है. इसरो इज प्लानिंग टू लॉन्च द फर्स्ट अनक्रूड मिशन अंडर गगनयान इन 2022. तो इसमें एक ये जो नाम है व्योम मित्रा, ये एक हाफ ह्यूमनॉइड वुमेन रोबोट है. तो ये क्या है कि ये जो फर्स्ट मिशन होगा हमारा वो अनमैन्ड होगा. और जो सेकंड, इसी के अंदर जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें ये व्योम मित्रा जाएगा. और ये वहाँ पर ह्यूमंस की तरह फंक्शन करेगा. और जो थर्ड वाला होगा फिर उसमें रियल ह्यूमंस जाएंगे. तो एक टेस्ट फ्लाइट की तरह हम पहले यूज करेंगे इसे. तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो GSLV Mark 3 हमारा वो श्री हरिकोटा से हम लॉन्च करेंगे. फिर वो स्पेस में जाएगा, 5-7 दिन तक स्पेस में रहेगा. और फिर वो जो मतलब हमारे जो ये है एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वापस आ जाएंगे. यहाँ कहाँ आएंगे? ये अरेबियन सी में. और इसमें जो मेन चीज़ है ये है कि इंडिया इज द 4th नेशन टू लॉन्च अ मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन आफ्टर US, रशिया एंड चाइना. तो ये 4th टर्म याद रखना, 4th नेशन है इंडिया. और बाकी सब इसमें उसके वो बताए हुए हैं कि वो क्या क्या करेगा. तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेंस में इम्पोर्टेंट है. और हाँ, ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें काफ़ी ज़्यादा, ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम. तो इस बार जो इसरो है वो ये ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम यूज़ करेगा. तो ये वही नॉन टॉक्सिक होगा, नॉन पॉल्यूटिंग होगा, इस टाइप से मतलब हम यूज़ करेंगे इसमें. और इसमें एक ये कंपाउंड है, ये यूज़ होगा हाइड्रोक्साइल अमोनियम नाइट्रेट. तो इसको हम यूज़ करेंगे एज अ ग्रीन प्रोपेलेंट. और हाँ, तो जो गगनयान ऑर्बिटल मॉड्यूल है, जो ये हम इसमें देखते हैं, ऑर्बिटल जो ये मॉड्यूल है
इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक तो क्रू मॉड्यूल और एक सर्विस मॉड्यूल। तो ये कितना वेट ले सकते हैं, 8000 kgs तक का वेट ये ले जा सकते हैं। और जो क्रू मॉड्यूल है उसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स होंगे, और जो ऑर्बिटल है, हाँ ये ऑर्बिट करेगा, GSLV से लॉन्च करेगा। ये नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है सर्विस मॉड्यूल, और ये सॉरी क्रू मॉड्यूल ऊपर वाला जिसमें एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे। और फिर इसके यहाँ बेनिफिट्स बताए हुए हैं कि ये क्या क्या यूज होगा इसका, तो वो भी पढ़ लेना आप। और हाँ, एक ये चीज इम्पोर्टेंट है कि ये फर्स्ट क्रू मिशन है गगनयान, और जो एस्ट्रोनॉट्स का सिलेक्शन है और उनकी ट्रेनिंग है वो दोनों मतलब इसरो और इंडियन एयर फोर्स ने मिलके किया है। तो ये भी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। और जो एक ये इसमें इम्पोर्टेंट होगा कि जो गगनयान है वो स्मॉलर इन साइज है देन द करंट मैन्ड मिशंस ऑफ रशिया, चाइना एंड यूएसए। तो इनके मिशंस के नाम भी दिए हुए हैं, जैसे इंडिया का गगनयान है तो रशिया का सोयूज है, चाइनीज का शेंजोउ है, और नासा का है प्लैंड ओरियन स्पेसक्राफ्ट। तो ये इनके मैन्ड मिशंस हैं। और फिर आता है हमारा ये SSLV, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। तो ये क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये हम यूज करेंगे नैनो और माइक्रो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। तो एक ये PSU है अंडर इसरो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये वाली एजेंसी होगी जो SSLV की लॉन्चिंग सर्विसेज के लिए यूज हो, मतलब जो यूज करेगी इसका लॉन्चिंग सर्विसेज का। अच्छा, इसमें SSLV के बारे में कुछ बताया हुआ है कि एक तो ये 110 तक मास ले जा सकता है, 110 टन मास तक, और ये 3 स्टेज ऑल सॉलिड व्हीकल है। तो हमने जो पहले पढ़ा था कि जो 3 स्टेज हैं उसमें फर्स्ट स्टेज सॉलिड होती है GSLV में, सेकंड लिक्विड होती है, थर्ड होती है क्रायोजेनिक। इसमें तीनों स्टेज सॉलिड है। और एक चीज आपको ये याद रखनी है कि जो इसका टर्न अराउंड टाइम है वो काफी कम है। जैसे जो नॉर्मल सैटेलाइट्स का होता है वो 70 डेज होता है, लेकिन ये इसका सिर्फ 72 आवर्स है। टर्न अराउंड टाइम होता है कि जब एक सैटेलाइट को हमने लॉन्च किया तो वो वापस आने में कितना टाइम लेगा। और हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव है, और ये सब है इसका। अच्छा, ये जो ये इम्पोर्टेंट है इसमें NSIL। तो क्या इसरो के ना 2 ऐसे हैं PSUs हैं, 2 ब्रांच हैं। एक तो होता है अंतरिक्ष और एक है ये NSIL। ये अभी रिसेंटली बना था NSIL, और अंतरिक्ष था वो 1992 में बना था। तो ये चीज याद रखना। और एक इन स्पेस करके है, वो प्राइवेट मतलब इंडिपेंडेंट वो है एजेंसी, लेकिन वो बेसिकली है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, उनके स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए और उस सब के लिए, इन स्पेस। और फिर आता है चंद्रयान 3। तो हमने जैसा था कि हमने चंद्रयान 1 भेजा था, फिर चंद्रयान 2 हमारा फेल हो गया था, और ये अब हम चंद्रयान 3 भेजेंगे। तो इसमें 2-3 चीज जो इम्पोर्टेंट है कि एक तो जो ये है साउथ पोल पे जाएगा अपने मून के, जो कि अब तक लीस्ट एक्सप्लोर्ड है। और दूसरा इसमें कि पिछली बार जो हमारे थे 3 पार्ट्स थे, उसमें था ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। तो लेकिन इस बार जो चंद्रयान 3 है, इट विल नॉट कैरी ऑर्बिटर। तो इसमें ये चीज इम्पोर्टेंट है बस। और फिर आता है नासा और इसरो का ये मिशन है एक साथ, निसार के नाम से। तो ये है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। तो ये किस लिए यूज होगा, टू स्टडी द इफेक्ट्स एंड पेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो बस इसमें ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पूछते कि निसार जो मिशन है वो किसका है, तो नासा और इसरो का जॉइंट मिशन है ये, एंड इट विल बी यूज फॉर टू स्टडी द क्लाइमेट चेंज। फिर है शुक्रयान। शुक्रयान तो ऑब्वियस है कि शुक्र वीनस होता है, तो ये वीनस के लिए जो मिशन है उसका नाम है शुक्रयान 1। फिर आता है GISAT। तो GISAT भी एक इसरो का मिशन है। इसमें क्या है कि ये जियो इमेजिंग सैटेलाइट
GISAT-1। तो ये अभी रिसेंटली फेल हो गया था, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। और हाँ, ये EOS-3 जो है, EOS का मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो इसको हम प्लेस करने वाले थे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। तो उसके बाद ये पहुंच जाता जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, मतलब GEO में, जो कि हमारी 35,800 किलोमीटर के आसपास होती है। तो और ये रॉकेट का नाम याद रख लेना रहे तो, मतलब GSLV F10 रॉकेट। तो ये हमने इसमें यूज किया था। तो ये फेल क्यों हुआ वो बता रखा है कि क्रायोजेनिक जो इसकी अपर स्टेज थी, थर्ड स्टेज, उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है कि जो ये होती है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, ये क्या होती है, पता है किसी को? ओके, तो ये एक ट्रांसफर ऑर्बिट है बिटवीन अपनी नीचे वाली ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट। हाँ मैम बताइए। No, I think it is when you're trying to transfer a satellite from low Earth orbit to middle Earth or high Earth orbits, you use this geosynchronous transfer orbit. हाँ करेक्ट मैम। एक्चुअली नहीं, जियो सिंक्रोनस मतलब ये जो अर्थ के सिंक में, अर्थ का जो मूवमेंट है उसी के सिंक में सैटेलाइट काम करेगी। हाँ, मतलब ये वही ट्रांजिशनल ऑर्बिट है एक टाइप की। इसको हम ये आपकी अर्थ हॉफमैन ऑर्बिट भी से बोलते हैं। है ना, उसी को मैच करते चलती है। हाँ यस मैम। इससे क्या होता है कि हमारा जो फ्यूल है ना, फ्यूल कंजम्पशन लेस होता है इसके अंदर। तो जैसा कि यहाँ ऐसा दे रखा है कि हम यहाँ से लॉन्च करेंगे और फिर ये ग्रेविटी के साथ साथ घूमते हुए ऊपर आ जाएगा। इसमें जो ये क्रायोजेनिक स्टेज है ये इम्पोर्टेंट होती है। तो इसमें हम लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को यूज करते हैं एज प्रोपेलेंट्स, और ये याद रखना। और ये हाँ, ये बता रखा है कि GTO और GEO में क्या डिफरेंस है। तो satellites in geostationary Earth orbit circle Earth above the equator from west to east। तो हमारा अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करते हैं, तो ये भी उसके साथ ही रोटेट करती हैं। तो एग्जैक्टली एट द सेम रेट एज अर्थ। और इसमें है हाँ, तो ये जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट के बारे में बता रखा है कि a satellite to reach a high altitude orbit like geostationary Earth orbit without actually needing the launch vehicle to go all the way to this altitude, which would require more effort. So that's why to reach GEO in this way, one of the most common transfer orbits is called as geostationary transfer orbit। तो ये है इसमें। फिर आता अपना ये रेडार इमेजिंग सैटेलाइट। तो ये हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 है। तो इसमें 4 अब तक गए हैं ना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। तो इसमें से जो फर्स्ट वाला था वो हम लॉन्च कर चुके थे, फिर सेकंड वाला अभी तक हुआ नहीं है लॉन्च, और थर्ड वाला हमारा फेल हो गया था, और अब ये फोर्थ है। तो इसके अंदर हम ये रीसेट मतलब रेडार इमेजिंग सैटेलाइट यूज करेंगे जो कि इसरो ने बनाया है। और इसमें क्या होगा कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है दैट हैज बीन बिल्ट टू मैप टेरेन्स एंड स्टडी अर्थ्स डिफरेंट लैंड एरियाज एंड ओशंस। तो इसमें क्या है कि ये जो रेडार इमेजिंग है ना, ये इससे ऑप्टिकल वाले से अच्छे होते हैं। तो ऑप्टिकल जो सैटेलाइट्स जो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उनका क्या डिसएडवांटेज है कि जो क्लाउड्स वगैरह आ जाते हैं ना, तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। लेकिन जो रेडार है दे कैन वर्क इवन इन द क्लाउड्स। तो मतलब अगर क्लाउड भी बहुत ज़्यादा है तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, जब भी ये ऐसे ही काम करेंगी। तो इसलिए हम इन्हें रेडार इमेजिंग सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं।
हाँ, तो किसी को और कुछ बताना है क्या इसमें? ओके, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है स्पेस डेब्रिस। तो स्पेस डेब्रिस तो न्यूज़ में रहता है, तो ये न्यूज़ में इसलिए था अभी क्योंकि जो चाइना का रॉकेट था वो इंडियन ओशन में गिर गया था नियर मालदीव्स। तो ये कुछ उसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B, ये गिर गया था। और इससे पहले भी इनका लास्ट ईयर भी एक गिरा था, वो गिरा था आइवरी कोस्ट पे। अच्छा, तो कोई बताएगा आइवरी कोस्ट कहाँ है? अफ्रीका में है ना? हाँ, यस मैम, अफ्रीका में है, वेस्ट अफ्रीका। तो हाँ, इसमें ये इसके नाम मतलब टेक्निक्स बताए हुए हैं टू रिमूव डेब्रिस फ्रॉम द क्राउडेड ऑर्बिट्स। तो ये कुछ टेक्निक्स है, जैसे ये डेब्रिस स्वीपर्स, लेजर इवेपोरेशन, ये इस टाइप, मतलब ये थोड़ा अलग था, डेब्रिस स्वीपर और लेजर इवेपोरेशन। बाकी सब तो नॉर्मल है, तो ये देख लेना। फिर इसमें स्पेस डेब्रिस के बारे में बताया हुआ है कि क्या होता है। तो स्पेस डेब्रिस कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में अपने मीटेरॉइड और आर्टिफिशियल में अपने सैटेलाइट्स और ये जो भी होता है इसका, वो सब डेब्रिस। तो ऑर्बिटल डेब्रिस करके एक चीज होती है, वो मोस्टली होता है कि आर्टिफिशियल डेब्रिस इज इन ऑर्बिट artificial debris is in orbit about the earth, which commonly referred as orbital debris। तो जो आर्टिफिशियल डेब्रिस है उसे हम ऑर्बिटल डेब्रिस भी बोल देते हैं। और क्योंकि वो अर्थ के ऑर्बिट में होता है और मेटेरॉइड्स तो सन वाले ऑर्बिट में होते हैं। हाँ, तो ये ऐसा डेफिनेशन भी दी हुई है इसकी अलग से कि ऑर्बिटल डेब्रिस इज मैन मेड ऑब्जेक्ट इन ऑर्बिट अबाउट द अर्थ which no longer serves a useful function. Such debris includes non-functional spacecraft, abandoned launch vehicle stages, mission-related debris, and fragmentation debris। तो बस ये याद रखना कि जो ऑर्बिटल डेब्रिस है वो हमारी अर्थ के ऑर्बिट के लिए है। और इसमें एक ये है कि जितना भी हमारा मतलब मोस्ट ऑफ द डेब्रिस है वो लो अर्थ ऑर्बिट में है। हाँ, some can be found in geostationary orbit also, but most of in low Earth orbit। तो इसमें एक ये कैसलर सिंड्रोम है, ये पता होना चाहिए कि ये क्या होता है कि अगर एक सैटेलाइट है और वो उसकी वजह से, उसके डेब्रिस की वजह से अगर वो किसी और सैटेलाइट पे कोलाइड होती है तो उससे और डेब्रिस क्रिएट होगा, और फिर वो डेब्रिस किसी और चीज से कोलाइड होगा, फिर और डेब्रिस क्रिएट होगा। तो ये जो इफेक्ट है, ये चेन जो बन जाती है, इसको हम बोलते हैं कैसलर इफेक्ट। तो पढ़ लेते हैं कि द कैसलर इफेक्ट इज अ सिनेरियो इन विच द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट इज हाई इनफ that the collisions between the object could cause a cascade where each collision generates space debris that increases the likelihood of further collisions। तो एक ही लाइन पढ़ लेना कि इट मे लीड टू अ सिचुएशन इन विच ऑर्बिट वुड बिकम इम्पॉसिबल इन द लॉन्ग रन। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस ऑर्बिट में जगह ही नहीं बचेगी, तो उसको ऐसा बोल देते हैं। तो ये बताया हुआ है कि अब तक हमारे पास ये 5 लाख पीसेज हैं डेब्रिस के हमारे इसमें ऑर्बिट में। और कुछ इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी हैं जो कि सजेस्ट करती हैं हमें कि लो अर्थ ऑर्बिट में से हमें नेक्स्ट 25 ईयर्स में डेब्रिस को हटाना है, मतलब जो स्पेस क्राफ्ट है हमारे अनयूज्ड है उनको हटाना है। लेकिन सिर्फ 60% मिशंस ऐसे हैं जो हम लॉन्च करते हैं वो जो फॉलो करते हैं उस गाइडलाइंस को। तो इसके लिए कि इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजीज बता रखी हैं स्पेस डेब्रिस को टैकल करने के लिए। उसमें एक ये इसरो का है प्रोजेक्ट नेत्र, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या चीज है? इट इज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम इन स्पेस टू डिटेक्ट डेब्रिस एंड अदर हैजार्ड्स टू इंडियन सैटेलाइट्स। तो अगर इंडियन सैटेलाइट्स पे कोई भी डेब्रिस
का मतलब ऐसा उनको लगता है कि ये उसको कोलाइड कर जाएगा, तो उसके लिए एक वार्निंग सिस्टम बनाया है इन्होंने, इसरो ने। और एक ये ऑर्बिट कंप्यूटेशन ऑफ रेजिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट्स फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, एक ये ऐसा मतलब प्रिडिक्शन सिस्टम बनाया है IIT दिल्ली ने, तो ये भी देख लेना। और ये नाम है कुछ मिशंस के, तो ये याद रखना कि ये किसके किसके हैं और ये किस चीज के लिए हैं। जैसे यूके का है टेक डेमोसेट TDS, तो ये भी स्पेस डेब्रिस के लिए है। और ये एस्ट्रोस्केल डेमोन्स्ट्रेशन, एक ये है, ये भी स्पेस डेब्रिस के लिए है। और एक ये रिमूव डेब्रिस करके है एक प्रोजेक्ट जो EU का है, तो ये याद रखना। तो इसमें सिर्फ प्रोजेक्ट के आपको नाम याद रखने हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ टेक्निक्स है, ऐसे नेट कैप्चर, हार्पून कैप्चर, डी ऑर्बिटिंग प्रोसेस, विजन बेस्ड नेविगेशन। तो इसमें जो है कि ये क्यूब सेट आगे आएगा, तो ये एक नेट कैप्चर है, मतलब एक बड़ा सा नेट डाल देंगे, उससे सारे डेब्रिस को इकट्ठा कर लेंगे इस टाइप से। और ये अपना डी ऑर्बिटिंग प्रोसेस है, ऐसा मतलब कि जो भी बीच में मतलब जो हमारा ऑर्बिट है उसके बीच में एक स्पेस क्राफ्ट होगा जो कि सारे डेब्रिस को बर्न कर देगा। और एक ये लिडार टेक्नोलॉजी यूज करेंगे हम विजन बेस्ड में। तो लिडार टेक्नोलॉजी को बताएगा क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये तो ये लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो ये विजिबल लाइट को यूज करता है टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स और उनका डिस्टेंस पता करने के लिए। तो ये कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स भी हैं इससे रिलेटेड। तो उसमें एक ये इम्पोर्टेंट है इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो इनकी गाइडलाइंस आई थी स्पेस डेब्रिस के लिए 2002 में। और ये एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट फोरम है जो कि इश्यूज ऑफ मैन मेड एंड नेचुरल डेब्रिस इन स्पेस, मतलब बोथ मैन मेड एंड नेचुरल डेब्रिस के लिए दोनों के इश्यूज को टैकल करने के लिए करती है काम। और इसरो भी इसका पार्ट है IADC का, तो ये याद रखना। और एक ये मिशन है कूपर्स, तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे पहला मिशन था ऐसा। कूपर्स वाज सेट अप बाय UN जनरल असेंबली in 1959, तो ये याद रखना। और वेरियस इंटरनेशनल ट्रीटीज भी हैं हमारी, जैसे कि आउटर स्पेस ट्रीटी, लायबिलिटी कन्वेंशन एक्सेट्रा। तो सबसे पहले तो आउटर स्पेस ट्रीटी आई थी 1967 में। उसके बाद इसके अंदर मतलब इसके बाद 4 आई थी, लायबिलिटी कन्वेंशन और 2 और थी, फिर एक लास्ट थी मून वाली, मून ट्रीटी, वो शायद 1974 में आई थी। तो ये 4-5 ट्रीटी है, ये याद रखना। और इसरो अभी ऐसी ये टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है कि वो सेल्फ ईटिंग रॉकेट्स और वैनिशिंग सैटेलाइट्स जो कि काम पूरा होने के बाद अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो इसमें ये ऐसा है, मतलब एक किल बटन लगाएंगे, किल बटन, और जिस प्रोसेस की वजह से जो सैटेलाइट है वो अपना लाइफ टाइम पूरा करने के बाद अपने आप ही बर्न हो जाएगी। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट सी चीज़ है। फिर आता है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस। तो ये है मतलब इन स्पेस करके जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सिंगल विंडो एजेंसी है। और ये क्या करती है कि ये एक लिंक है बिटवीन इसरो एंड प्राइवेट प्लेयर्स। तो उनके बीच का लिंक जो है ये है ISPA। तो एक इसमें बस इसमें यही याद रखना कि ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगा। और मतलब कुछ और भी स्पेस प्राइवेट वेंचर्स हैं स्पेस के लिए, जैसे कि वर्जिन गैलेक्टिक, जो कि टूरिस्ट को ले जाता है सब ऑर्बिटल स्पेस में। फिर एक है ब्लू ओरिजिन, जो कि अमेज़न का जो मतलब
चीफ है जेफ बेजोस, उनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन। और फिर ऐसे ही एक स्पेस एक्स है जो कि एलॉन मस्क की है। तो ये 3 मतलब याद रखना कि ये किससे रिलेटेड है, ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक। फिर हाँ, ये सब कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हाँ, एक ये चीज याद रखना कि विजिबल है स्क्रीन। Yes. हाँ तो कहाँ थे? हाँ, यहाँ थे। ये ये एक फैक्ट है कि ऑरोरा जो होता है, ये एक स्टेशन है ओरियन स्पैन करके। ये याद रखना। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट, इसमें एक ऑरोरा स्टेशन है जो कि डेवलप किया है ओरियन स्पैन ने। तो ये 16 टाइम्स ईच डे और मतलब एवरी 19 मिनट्स ट्रेवलर को एक्सपीरियंस देता है कि वो सनराइज और सनसेट एवरी 90 मिनट्स में देख पाएगा। और एक ऐसे ही एक होटल वॉयेजर खुल रहा है 2027 तक। तो वो भी ऐसा ही है, मतलब कि वो एक होटल एक्सपीरियंस देंगे, वॉयेजर स्टेशन के नाम से है वो स्पेस में, लेकिन वो 2027 तक ऑपरेशनल होगा। फिर हाँ, एक ये है कि ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि देयर इज नो इंटरनेशनल स्पेस लॉ दैट हैज डिफाइंड स्पेस टूरिस्ट। तो कोई भी मतलब ये जो आउटर स्पेस ट्रीटी वगैरह, इन्होंने किसी ने भी स्पेस टूरिस्ट के रिगार्डिंग कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ ये स्पेस क्राफ्ट, एस्ट्रोनॉट्स और मैनकाइंड और मतलब इस सब चीज़ों के ऊपर डिफाइन हुए हुए हैं। और फिर एक ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट करके एक चीज़ होती है। तो ये क्या है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ doesn't fall down, मतलब this is so because the attraction of earth provides the necessary acceleration for its motion। तो किस टाइप की, मतलब उस पे वो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैंसल हो जाती हैं उस पॉइंट पे आके, तो वो एक स्टेबल पोजीशन में रहता है। तो वो है ये। अच्छा, एक इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। तो ये याद रखना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो, तो वो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस वाला है। ये एक मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के नाम से होगा। तो ये है हमारा स्पेस से रिलेटेड। तो ये चीज़ बस इसमें याद रखना अलग से कि ये स्पेस से रिलेटेड है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है करमान लाइन। तो करमान लाइन कोई बताएगा क्या होता है? तो स्पेस की बाउंड्री होती है, मतलब अर्थ और स्पेस के बीच। ओके, तो करमान लाइन वो डिस्टेंस है जिसके बाद स्पेस शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक जो है सॉरी, हाँ, जो करमान लाइन है जहाँ तक है, मतलब ये बेसिकली 100 किलोमीटर तक प्रेजेंट होती है करमान लाइन। इसके बाद से स्पेस शुरू हो जाता है। तो वहाँ तक कोई भी एक एटमॉस्फेरिक लिफ्ट आपको मिलेगा। उसके बाद किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को वो मिलना बंद हो जाएगा, मतलब वहाँ पर जीरो ग्रेविटी हो जाएगी इसके बाद। और हाँ, इन्होंने ये बताया हुआ है, जो हमने वो देखा था कि वो आपको सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट देंगे, वर्जिन गैलेक्टिक नाम की जो कंपनी है। तो इन्होंने डिफरेंस बताया है कि ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल फ्लाइट में क्या डिफरेंस है। तो सिर्फ स्पीड का डिफरेंस है इसमें। जो
सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स हैं उनकी स्पीड थोड़ी कम होगी एज कम्पेयर टू ऑर्बिटल फ्लाइट्स। तो बस यही इसमें मेन डिफरेंस है। और एक दूसरा जो डिफरेंस है कि जो ऑर्बिटल वाली जो फ्लाइट्स होंगी वो एक पॉइंट पे जाके एक ऑर्बिट में जाके वहां पर मतलब रुक जाएंगी, जैसे कि दे मस्ट मेंटेन टू रिमेन इन ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट। लेकिन जो सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स हैं ये एक पॉइंट पे जाएंगी फिर वहां से कम बैक करेंगी अर्थ की तरफ। तो बस ये इनमें मेन डिफरेंस है कि वो वहीं पर जाकर रुक जाएंगी, ये नहीं रुकेंगी, इनकी स्पीड कम होती है उनकी ज्यादा होती है। फिर एक इसमें ये पॉइंट है कि जो सब ऑर्बिटल फ्लाइट होंगी जब वो वापस आ रही होंगी अर्थ पे तो पैसेंजर्स विल फील द वेटलेसनेस अंडर जीरो ग्रेविटी। तो ये हमें पता है कि कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी होगी अगर वो सरफेस से ऊपर है, मतलब वो सरफेस के टच में नहीं है, तो वो वेटलेसनेस ही फील करेगी। अच्छा, मून जो होता है, मून की ग्रेविटी कम होती है तो वहां पर हमारा वेट 1/6 हो जाता है। और अगर हम जुपिटर पे जाएंगे क्योंकि उसका साइज बड़ा है तो हमारा वेट बढ़ जाएगा। और फिर ये एक इंस्पिरेशन 4 के नाम से एक चीज है, तो ये पूछेंगे कि ये क्या है, किसका है और किस चीज से रिलेटेड है। तो ये भी एक ऑर्बिटल ट्रिप है। ये फर्स्ट ऐसी ट्रिप होगी जिसमें कि कोई भी प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट नहीं होगा, मतलब सिंपल कॉमन मैन होंगे, और ये स्पेस एक्स का है। तो बस यही इसमें मेन चीज है। तो इसमें ये स्टडी करेंगे कि ये एक ह्यूमन बॉडी पे क्या क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट होंगे अगर हम उससे स्पेस में भेजेंगे। फिर इसमें अगला टॉपिक है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल के बारे में बताया हुआ है कि अभी एक नई स्टडी आई है जिसमें ऐसा कंफर्म हुआ है कि ब्लैक होल्स डू नॉट श्रिंक ओवर टाइम। तो एक ये ब्लैक होल एरिया थ्योरम थी बाय फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग। तो उन्होंने ऐसा बोला था कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर द सरफेस एरिया ऑफ अ ब्लैक होल टू डिक्रीज ओवर टाइम। तो अभी वो प्रूव हुआ है, अभी मतलब उसकी स्टडी कंफर्म हो गई है। तो जो ब्लैक होल एरिया थ्योरम थी वो कहाँ से डिराइव थी? थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन। तो ऐसा था। और ब्लैक होल क्या होता है कि ये इट इज अ प्लेस इन स्पेस वेयर ग्रेविटी पुल्स इज सो मच दैट इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट। The gravity is so strong because matter has been squeezed into a tiny space. तो ये वाली जो लाइन है even light cannot get out, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार रिपीट होगी। और हाँ, जो ब्लैक होल होता है वो मतलब वही बिग बैंग वाली थ्योरी के वो एक सिंगुलैरिटी एक पॉइंट होता है, उस पे जाके उसमें बहुत ज्यादा डेंसिटी हो जाती है। तो वो चीज है इसमें। तो ब्लैक होल कब बनता है कि व्हेन अ बिग स्टार इज डाइंग सो इट कन्वर्ट्स इनटू अ ब्लैक होल। और यही दोबारा लाइन आ गई बिकॉज नो लाइट कैन गेट आउट सो दे आर इनविजिबल। और एक ये इम्पोर्टेंट है कि इन द सेंटर ऑफ अ ब्लैक होल इज अ ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी। तो एक सिंगुलैरिटी प्रेजेंट होगी जहाँ पर सारा मास और डेंसिटी मतलब confined होगी। It has a huge mass in infinitely small space, where density and gravity becomes infinite and space-time curves infinitely. तो यहाँ पर जितने भी laws of physics हैं वो they cease to operate. तो हमें फर्स्ट जो इमेज थी ऑप्टिकल इमेज ब्लैक होल की कब मिली थी? इन 2019 बाय द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। अच्छा, ये इवेंट होराइजन जो टर्म है इसका क्या मतलब है? तो इवेंट होराइजन वो पॉइंट है जहां पर लाइट कैन नॉट गेट आउट, मतलब लाइट कांट गेट आउट, वही पॉइंट है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी बोलते हैं इवेंट होराइजन को। तो हाँ, एक ये टर्म याद रखना, मैशियर 87। तो ऐसा पूछ सकते कि ये टर्म न्यूज में थी तो ये क्या है, मतलब गैलेक्सी है, सैटेलाइट है, स्टार है,
या और कुछ है, तो याद रखना कि ये गैलेक्सी का नाम है, मैशर 87। और हाँ, एक ये फोटोन रिंग करके बनती है, ये ब्लैक होल के साइड में बनता है फोटोन रिंग, तो उसको बोल देते हैं ये, जैसा यहाँ दिखाया हुआ है इन्होंने इस पिक्चर में। सिंगुलैरिटी पॉइंट है जहाँ पर सब कुछ हाई डेंसिटी हाई ग्रेविटी होगी, और ये फोटोन स्फेयर है जो इसके साइड वाला एरिया है, और इवेंट होराइजन है, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, और ये है एक्रीशन डिस्क। तो ये जो साइड में इसके गैसेस जो रिवॉल्व करती हैं ब्लैक होल के साइड में, इसको एक्रीशन डिस्क बोल देते, वो डिस्क की फॉर्म में होती हैं। अच्छा, ऐसा पूछ सकते हैं कि सैजिटेरियस ए क्या चीज़ है, प्लैनेट है या कुछ है, सैटेलाइट है, तो ये ब्लैक होल है, इसको ब्लैक होल को नाम दिया गया है। ये भी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से फाइंड किया हमने। और तो ब्लैक होल्स को इन्होंने 2-3-4 चीज़ों में डिवाइड किया है, एक तो स्टेलर, इंटरमीडिएट मास, मिनीचर और सुपरमैसिव। तो जो सुपरमैसिव होते हैं सबसे लार्जेस्ट होते हैं, और हाँ बस ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सुपरमैसिव सबसे बड़े वाले होते हैं, फिर स्टेलर होते हैं जो थोड़े इनसे छोटे होते हैं, जो कि एक स्टार के कोलैप्स होने के बाद बनते हैं। और इसमें 2-3 चीज याद रखना कि डिटेक्शन ऑफ ब्लैक होल्स के बारे में, कि दे कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड बिकॉज दे देमसेल्फ डू नॉट एमिट और रेडिएट एनर्जी, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि दे आर इनविजिबल बिकॉज लाइट कैंट गेट आउट। और हाँ, they do not emit or radiate light or any other electromagnetic wave that can be detected by instruments built by human beings। तो इसको हम ऐसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। और हाँ, तो इन्होंने ये इवेंट होराइजन के बारे में बताया हुआ है। It is the boundary of a black hole which has vast amount of gases, clouds, plasma and emit all kinds of radiation including even visible light। So hence the presence of black holes can be inferred by detecting their effect on the matter nearby them। तो हम ब्लैक होल्स के बारे में कैसे पता लगाते हैं, जो उनका इफेक्ट होता है उनके आसपास के मैटर पे। तो फिर इन्होंने ब्लैक होल का सिग्निफिकेंस बताया हुआ है, तो ये इसकी भी कुछ स्टेटमेंट्स फॉर्म हो सकती हैं कि वो ऐसा बोल दे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लैक होल, और 3-4 स्टेटमेंट दे दें। तो उसमें होगा एक एवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सी, स्टार फॉर्मेशन, ग्रेविटेशनल वेव्स, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बेंडिंग ऑफ लाइट। अच्छा, ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड अ ब्लैक होल इज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली लार्ज मास। Because of this bending, one can see light from material that is behind the black hole, which would not be seen if the light were traveling in straight lines। ये वाला जो फिनोमिना है लाइट बेंडिंग का, इसे और क्या बोलते हैं अगर स्पेस में लाइट बेंड हो रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन? Gravitational lensing. हाँ, यस मैम, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, तो वो फिनोमिना है। फिर अपनी ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, तो ये वही बातें बताती है कि एक शीट है, स्पेस एक शीट है, बेड शीट टाइप, और उस पे स्पेस एंड टाइम के रिपल्स आते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ये है इसमें। और मतलब अगर हम बीच में कोई बॉल रख देंगे बेड शीट के, तो वो जो जहाँ से दबेगी, मतलब जैसे एक सन है तो वो एक बेड शीट के ऊपर रख देंगे, और उसके आसपास जो भी प्लैनेट्स होंगे वो उसकी ग्रेविटी के अंदर रोटेट करेंगे। तो ये है, मतलब इसमें मेन चीज तो बस ये है, मतलब कुछ भी मेन नहीं है, बस ये देख लेना कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टाइन की है, 1915 में दी थी, उसको नोबेल प्राइज भी इसी पे मिला था। हाँ, तो ये वही रिपल्स क्रिएट करती है इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, बस ये इसमें इम्पोर्टेंट है। तो उसने ग्रेविटेशनल वेव्स की जो बात कही थी आइंस्टाइन ने, वो अब 2019 में प्रूव हुई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम 2016 में डिस्कवर हुई थी ग्रेविटेशनल वेव्स। उससे पहले सब मतलब झूठ मानते थे कि ग्रेविटेशनल वेव्स नाम की कोई चीज भी होती है।
तो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी लेबोरेटरी है हमारे पास? हाँ, तो एक LIGO नाम से है ना, LIGO, तो वो डिटेक्ट करती है ग्रेविटेशनल वेव्स। तो वो ऐसे मतलब 90 डिग्री पे 2 मिरर्स होते हैं उसके, एक मिरर यहाँ होता है, एक मिरर यहाँ होता है और एक मिरर यहाँ होता है, तो ऐसे एल की फॉर्म में, उल्टे एल की फॉर्म में होती है। तो मतलब उसका जो प्रोसेस है ये है कि एक लाइट दोनों तरफ से लाइट आएगी, मिरर पे लगेगी, फिर वापस जाएगी। अगर वो दोनों का टाइम होगा सेम, अगर ग्रेविटेशनल वेव्स पास करती हैं अर्थ के थ्रू, तो क्या होगा कि उनमें से जो भी एक लाइट होगी ना, उसका टाइम थोड़ा माइक्रो सेकेंड्स में कुछ डिफरेंस आएगा। तो उससे पता लगा लेंगे कि हाँ, ग्रेविटेशनल वेव्स ने कुछ मतलब अफेक्ट किया है, और फिर उसकी जो इंटेंसिटी होगी उससे वो मेजर करेंगे कि कितना डिस्टेंस है इसका। तो ऐसा वो वर्क करती है। फिर उन्होंने बताया हुआ एक्सरे रेडिएशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बिहाइंड अ ब्लैक होल, तो इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हाँ, एक ये इन्होंने मतलब सुनामी इन स्पेस करके एक चीज दी हुई है नासा ने, कि मतलब सुनामी आ जाती है स्पेस में बिकॉज ऑफ गैसेस, कि जो भी ब्लैक होल की वजह से जो गैसेस निकलती है ना, वो इतनी सुपर मैसिव होती है कि इट एक्ट्स लाइक अ सुनामी। तो फिर उन्होंने ये बताया कि ब्लैक होल इज अ प्लेस इन स्पेस वेयर ग्रेविटी पुल्स इज सो मच दैट इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट। और 4 टाइप्स के होते हैं, स्टेलर, इंटरमीडिएट, सुपरमैसिव और मिनिएचर। फिर आता है जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो इससे ये जो हमारा है, ये हबल टेलीस्कोप का सक्सेसर है। अच्छा, तो इसमें कोई एक की पॉइंट, एक डिफरेंस है। अच्छा, वो आगे आएगा। हाँ, तो नासा का है ये आज तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है, और ये ना स्पेस टेलीस्कोप है। जो हबल था वो भी स्पेस में प्लेस था, और जेम्स वेब को भी हम स्पेस में ही प्लेस करेंगे। तो एक इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, इंफ्रारेड। जो हबल टेलीस्कोप था हमारा, वो मेनली जो था विजिबल लाइट पे वर्क करता था, और जो जेम्स वेब है वो इंफ्रारेड पे वर्क करता है। अच्छा, किसी को वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हमारी 7 या 8 है जो, उनका सीक्वेंस बताएगा कोई? गामा रेस से शुरू होके रेडियो वेव्स तक। ओके, तो उनका सीक्वेंस ऐसे है कि सबसे पहले आती है गामा रेज, जिनकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और लोएस्ट वेवलेंथ है। गामा रेज के बाद एक्स रेज, फिर यूवी रेज, फिर विजिबल लाइट, और फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स, और फिर रेडियो वेव्स। तो जो इंफ्रारेड वेव्स है ना जेम्स वेब में, उसकी वो वेवलेंथ ज़्यादा है विजिबल लाइट से, तो ये ज़्यादा दूर तक का देख सकते हैं हम जेम्स वेब से। तो बस ये इसका एडवांटेज है। उसमें वो विजिबल लाइट ज़्यादा यूज होती थी, तो उससे कम दूर तक का देख सकते थे हम। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी है इन दोनों में, कि ये इंफ्रारेड को यूज करता है। तो इट इज एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बिटवीन यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी एंड नासा। तो ये हमारा जो होगा L2 पॉइंट पे प्लेस होगा, लैग्रांज, हाँ लैग्रेंज पॉइंट 2। तो हमारे 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं सन के अराउंड। तो लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं कि जहाँ पर हमारा ग्रेविटी जो है सन और अर्थ का, वो मतलब कैंसल आउट हो जाता है, और वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्या कहते हैं, स्टेबल रहेगा। तो 5 हैं, जो L1, L2, L3 हैं वो तो स्ट्रेट लाइन में है अर्थ और सन के, और जो L4 और L5 हैं वो ये आइसोलेस ट्रायंगल बनाते हैं ऐसा। तो ये चीज याद रखना। तो लेकिन जो हमारा आदित्य जो L1 मिशन था वो L1 पे है, और जो अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप जा रहा है वो L2 पे है। तो ये थोड़ा सा याद रखना इनमें डिफरेंस। और तो हाँ, इसमें एक ये भी दिया हुआ है कि L2 जो है हमारा लैग्रांज पॉइंट 2, इट इज आइडियल फॉर एस्ट्रोनॉमी, बिकॉज एक तो ये सबसे पास है हमारे अर्थ के, तो इससे ना सैटेलाइट वो कम्युनिकेशन करना इजी होता है हमारे सैटेलाइट से, और एक ये बहुत क्लियर व्यू देता है हमें डी स्पेस का। तो बस ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि ये मतलब आइडियल है सबसे ज़्यादा। फिर इसमें बताया हुआ है कि हाँ, हम जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है उसका क्या क्या यूज़ करेंगे। हम गैलेक्सीज को सर्च करेंगे, स्टार्स को ऑब्जर्व करेंगे,
प्लानिटरी जो मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको मेजर करेंगे। तो एक ये बिग बैंग थ्योरी होती है, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। तो मतलब वो यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड हो रहा है और जो भी मैटर जो उस टाइम पे पैदा हुआ था तो वो सब एक साथ ही हुआ था और अब वो एक्सपेंड हुए जा रहा है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। तो ऐसा नहीं है कि हब्बल के बाद डायरेक्ट जेम्स वेब आया, इससे पहले दो और आए थे, स्पिट्जर और हर्चल। तो लेकिन हम जो ये वाला है हब्बल का वो हाँ जो सक्सेसर है उसे ये जेम्स वेब को ही मानते हैं। हाँ तो ये बताया हुआ है कि जेम्स वेब जो है वो L2 पॉइंट पे है और इट इज कंसिडर्ड एज द सक्सेसर ऑफ हब्बल स्पेस टेलीस्कोप। तो इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है वही सब इंफ्रारेड वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें। और ये एस्ट्रोसैट जो हमारी सैटेलाइट है, स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। तो एस्ट्रोसैट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। तो बस ये याद रखना है इसमें। और इट विल मतलब ऑब्जर्व ऑप्टिकल, अल्ट्रावायलेट और एक्स रेज तीनों को ऑब्जर्व करेगी ये। और एक ये चीज याद रखना कि इंडियाज ऑब्जर्वेटरी इज फोर्थ इन स्पेस आफ्टर हब्बल यूएसए, स्पेक्टर रशिया और सुजाकू जापान। तो इंडिया वो मैंड मिशन में भी फोर्थ था और ये ऑब्जर्वेटरी में भी फोर्थ है। बस डिफरेंस कहाँ है कि यहाँ चाइना था जापान की जगह वहाँ, और अब यहाँ जापान आ गया ऑब्जर्वेटरी में। तो ये डिफरेंस बताया है उन्होंने हब्बल, वेब और हर्स्चल का। तो इसमें आप देखो कि मतलब जो इसमें मेन पॉइंट है कि हब्बल तो काफी यहाँ पास मतलब 507 किलोमीटर पे प्लेस किया हुआ था। जेम्स वेब को हम लैंग्राज पॉइंट पे प्लेस करेंगे और इसका ये अपर्चर भी काफी बड़ा है, मतलब 6.5 डायमीटर का, 6.5 मीटर का है डायमीटर। और इसमें जो था मेनली विजिबल है, बाकी भी है लेकिन मेनली इसका विजिबल था, और इसमें इंफ्रारेड यूज करेंगे हम। फिर अगला मिशन आता है पार्कर मिशन। तो पार्कर एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे ये सोलर मिशन किया है नासा ने। तो ये स्टडी करेगा सन के अपर एटमॉस्फेयर को। तो अभी अभी जैसे ये सन के एटमॉस्फेयर के बहुत पास से गुजरा है, तो ये ऐसा फर्स्ट मिशन बन जाता है जो कि इतनी पास से गया है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि पार्कर मिशन किसका है, नासा का। और इट इज यूज्ड टू स्टडी सन्स अपर एटमॉस्फेयर। तो इसमें है कि ये दो मतलब ये नाम है इसके, कुछ ये शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, तो ये याद रखना। ये इंस्ट्रूमेंट्स है पीएसपी के, पार्कर सोलर प्रोब के। स्वीप मतलब सोलर विंड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन्वेस्टिगेशन, विस्पर, और ये ISIS और ये फील्ड्स। तो ये सब इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो सब सन को स्टडी करने के लिए ही है। और ये मतलब इतना सारा टेम्परेचर सहन कैसे कर गया, क्योंकि इट यूजेस अ कार्बन कंपोजिट शील्ड to withstand temperatures nearly 1377 Celsius to protect itself from sun's heat। तो ये जैसा कि इन्होंने बताया कि it became the first spacecraft in history to touch the sun। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, हाँ कि ये जो सोलर स्टॉर्म्स इन सबको ये मतलब स्टडी करेगा, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स। तो सोलर स्टॉर्म्स क्या होते हैं? These are the biggest outbursts from the sun that can rattle Earth's magnetic fields। तो आप इसकी मतलब पिक्चर देख लो, एक ये कोरोना है और ये अपना क्रोमोस्फेयर है, एक सन स्पॉट है। तो जो मेनली जो ये सन स्पॉट होता है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर जो सोलर स्टॉर्म्स हैं और वो कोरोनल मास इंजेक्शंस जो होते हैं वो सब यहीं से आते हैं। सोलर फ्लेयर्स सब यहीं से आते हैं। तो हाँ इन्होंने बताया कि जो फोटोस्फेयर है उसका टेम्परेचर इतना है, लेकिन जो कोरोना है उसका उससे बहुत ज़्यादा मतलब मिलियन डिग्रीज में टेम्परेचर है। तो बस यही इसमें मतलब याद रखना कि 6000 डिग्री सेल्सियस सन का टेम्परेचर है। और ये वो रीजन है जहाँ पर जो कोरोना है, ये वो रीजन है जहाँ पर आउटवर्ड फ्लो होता है ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो उसके अंदर कौन कौन से चार्ज पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड हैवी आयंस। तो वो सुपरसोनिक विंड की मतलब स्पीड में जाते हैं पूरे स्पेस में। तो ऐसा वो भी होता है ना कि जहाँ तक ये हमारा
क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो ऑब्जर्व होगा या सोलर विंड जहाँ तक पहुंच पाएंगी उस एरिया को बोलते हैं हम हीलियोस्फेयर, और उससे बाहर वाले को बोलते हैं इंटरस्टेलर। तो हाँ, ये है इसमें कि नासा का एक हीलियो फिजिक्स मिशन करके भी है। तो हीलियो फिजिक्स मिशन में क्या है, हाँ मतलब इसके दो कुछ पार्ट दे रखे हैं कि UVST है और EZIZ। तो इसमें हम क्या करेंगे, सन और अर्थ को एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह पढ़ेंगे। और एक ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर मिशन है, और इंडिया का आदित्य L1 है, और हाँ ये इंडिया का फर्स्ट मिशन है। इंडिया ने सेलेक्ट किया है L1 को टू प्लेस आदित्य। और फिर ये बाउंड्री है, Alphen critical boundary. It is a point that marks the end of a solar atmosphere and beginning of the solar wind. तो ये याद रखना कि ये वो पॉइंट है जिसके बाद सोलर विंड शुरू हो जाती है और सोलर एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। तो इससे रिलेटेड और दो तीन चीजें हैं, जैसे सोलर फ्लेयर्स। तो सोलर फ्लेयर्स को डिटेक्ट करने के लिए नासा का ये ऑब्जर्वेटरी है, सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है बस। और अगर ऐसा पूछे कि सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी किसका है, तो नासा का। और सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, ये वही सन स्पॉट के पास से निकलते हैं। और सन स्पॉट के पास से कैसे निकलते हैं, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड्स जो होती है ना, वो कोलाइड करती हैं सन के अंदर। जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो बहुत कोलाइड करती है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, ये जो सन स्पॉट है यहाँ आकर वो, मतलब यहाँ से जो मेन काम होता है उसका वो होता है, क्योंकि ये एक ब्लैक स्पॉट होता है सन पे जो कि कूलर होता है अपने आसपास के रीजन से। और एक हाँ ये जो था कोरोनल मास इजेक्शन, ये थोड़े सोलर फ्लेयर्स से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ये याद रखना। और फिर ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ एक ये सोलर साइकिल होती है जो एवरी 11 ईयर्स में रिपीट होगी। और बस जी, ये मतलब सोलर साइकिल में क्या होता है कि सन है ना अपना मैग्नेटिक फील्ड को फ्लिप कर देता है एवरी 11 ईयर्स। हाँ, और ये बताया हुआ है ऑरोराज के बारे में कि अगर सोलर विंड या सोलर फ्लेयर्स बहुत ज़्यादा होंगे तो हमें उतने ही ज़्यादा ऑरोरा दिखेगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इसे क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियोलिस, ऑरोरा पोलैरिस और नॉर्दर्न लाइट्स। और साउथर्न हेमिस्फेयर में बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या साउदर्न लाइट्स। और हाँ ये हीलियोस्फेयर के बारे में बताया हुआ है कि हीलियोस्फेयर जो है वो बाउंड्री है बिटवीन द सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस। जैसे कि ये है कि जो ये आपको दिख रहा है ना स्काई ब्लू टाइप का, ये है हीलियोस्फेयर, और इसके बाद का सारा इंटरस्टेलर स्पेस है। तो इसमें बस ये याद रखना। और हाँ एक ये 22 डिग्री हेलो है। इसमें क्या होता है कि एक ऑब्जर्वर है, मतलब ये जो मेन जो सन हालो है ना, ये यूज होता है कि हमारा रेनफॉल कब होगा और होने वाला है या नहीं, मतलब ये हमारा इंडिकेट करता है। जैसे ये लिखा है कि सन हालोज आर आल्सो इंडिकेटिव ऑफ रेनफॉल एज सिरस क्लाउड्स आर यूजुअली प्रीकर्सर टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोनिक वार्म फ्रंट। तो एक सन की रेज अगर यहाँ से आ रही है और वो फिर 22 डिग्री से डिफ्लेक्ट होकर यहाँ से ऑब्जर्व करेगा वो, तो इस डिफरेंस से हमें पता चलता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट था, मतलब जो आइस क्रिस्टल था क्लाउड्स के अंदर, उसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हुआ है 22 डिग्रीज पे, तो उसे हम बोल देते हैं कि सन हालो। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ बारिश होने वाली है। फिर ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें ये चीज याद रखना कि UR राव सैटेलाइट सेंटर है जो हमारा इसरो का, ये बेंगलुरु में बेस्ड है। तो ये अभी काम कर रहे हैं रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर पे। तो हम न्यूक्लियर एनर्जी को स्पेस में यूज करेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम यूज हो रही है, पहले भी यूज हुई थी।
हाँ, तो पहले भी यूज़ हुई थी, लेकिन इंडिया अभी फर्स्ट टाइम कर रहा है, मतलब ऐसा यूज़। पहले यूएस से रशिया वगैरह कर चुके हैं इसे यूज़। तो ये क्या करेंगे अभी इसमें, जैसा ये है ना, ये है, इसमें मतलब हम क्या वर्क करेंगे, इसमें 2 पार्ट्स हैं इसके आरटीजी के। हाँ, इसके न्यूक्लियर पावर सिस्टम के 2 पार्ट हैं। एक तो ये है रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट्स, ये क्या करेंगे कि गर्म रखेंगे इस पूरे पार्ट को, गर्म रखेंगे। और दूसरा है ये आरटीजी थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा ताकि सैटेलाइट्स चल सकें। तो हमें क्यों चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी स्पेस में, क्योंकि अभी हम क्या यूज करते हैं, अगर हमें अर्थ से स्पेस में जाना है तो हम फ्यूल्स को यूज करते हैं, हाइड्रोजन वगैरह को, तो हम स्पेस में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद हमें सोलर लाइट का यूज करना पड़ता है, मतलब सोलर एनर्जी का यूज करना पड़ता है सैटेलाइट को वर्किंग रखने के लिए। तो हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करेंगे, तो वो ऑल अराउंड द ईयर हम मतलब सैटेलाइट वर्क कर सकती है, और वो उन प्लेसेस पे भी वर्क कर सकती है जहाँ पर सोलर लाइट जो है वो पहुंचती नहीं है, मतलब सनलाइट पहुंचती नहीं है। तो ये इसका काफी बड़ा एडवांटेज होगा, और ये लाइट वेट होता है काफी, सही आगे आएगा। हाँ, तो मतलब मेन डिफरेंस इनमें बस यही है कि आरटीजी जो है रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये, हाँ, इसमें एक और मेन चीज है कि ये सीड बैक इफेक्ट एक नाम की चीज मैं लिख देता हूँ। ये इस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, ये सीड बैक इफेक्ट टेक्नोलॉजी पे। तो ये क्या चीज होती है कि आपका ना, मतलब दो मेटल है, तो एक मेटल अगर हम एक मेटल को गर्म कर देंगे एक पॉइंट को, तो उस पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ मूव होने लग जाएंगे। तो उसको गर्म करने के लिए सिर्फ हमें ये एनर्जी चाहिए। तो ये क्या करता है, थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो ईएमएफ बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो जनरेट हो जाती है इसकी वजह से। सो हाँ, इसमें ये याद रखना। और एक ये याद रखना कि जो न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन सिस्टम्स हैं, इसमें हम हाइड्रोजन को यूज करेंगे एज अ लिक्विड प्रोपेलेंट, और न्यूक्लियर फिजन के थ्रू हम पावर को जनरेट करेंगे। और हाँ, ये इसके एडवांटेजेस कुछ बताए हुए हैं कि ये डीप स्पेस मिशंस में यूज हो सकता है, हाईली रिलायबल है, मेंटेनेंस फ्री है। और हाँ, इसका एक और इम्पोर्टेंट, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इसलिए भी इसका मेंटेनेंस कम है। और ये ऑल्टरनेटिव होगा सोलर पावर का, और फ्लेक्सिबल लॉन्च विंडोज है, मतलब हमें सोलर लाइट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, और कंटिन्यूसली ऑपरेशन करता रहेगा इवन इन थिक क्लाउड्स और डस्ट। फिर आता है आर्टेमिस अकॉर्ड्स। तो अभी मतलब न्यूज में क्यों था, क्योंकि सिंगापुर ने इसे ज्वाइन कर लिया है। तो जो आर्टेमिस अकॉर्ड्स है, ये क्या है कि ये कुछ गाइडलाइंस हैं रिगार्डिंग मून, मतलब हम मून पे जो भी एक्सप्लोरेशन करेंगे उसके रिगार्डिंग। नासा ने इन्हें लॉन्च किया था, मतलब बेसिकली यूएसए की हैं ये। तो इसके ये 10 प्रिंसिपल्स हैं, सेफ डिस्पोजल ऑफ स्पेस डेब्रिस, ट्रांसपेरेंसी, पीसफुल एक्सप्लोरेशन, ये सब करके 10 प्रिंसिपल्स हैं। तो इसमें जो मेन चीज याद रखने की, आर्टेमिस अकॉर्ड्स में ये कंट्रीज सिग्नेटरी नहीं है, जैसे कि इंडिया, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड जर्मनी। तो दीज आर नॉट सिग्नेटरी ऑफ दीज अकॉर्ड्स। और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ये एज एन ऑर्गेनाइजेशन इसने साइन नहीं किया है, लेकिन इसके काफी सारे मेंबर्स ने साइन किया हुआ है। तो साइन किए हुए मेंबर्स में कौन कौन है, यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएई और यूक्रेन। तो ये कंट्रीज इसके सिग्नेटरी हैं, और इंडिया नहीं है, तो ये याद रखना। अच्छा, एक ये ल्यूपेक्स मिशन है, ये इम्पोर्टेंट है कि जो ये ल्यूपेक्स मिशन है, ये ल्यूनार मिशन है, और ये इंडिया और जापान का कोलैबोरेटिव मिशन है। तो इसमें बस इन्होंने ये बताया कि आर्टेमिस अकॉर्ड्स को इंडिया को साइन करना चाहिए या नहीं। तो ये क्वाड ग्रुपिंग में है इंडिया, तो उस पर भी थोड़ा मतलब प्रेशर होगा कि हमें करना चाहिए, और इंडिया को बूस्ट भी मिलेगा क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ का सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन मिलेगा इंडिया को। तो वो सब है।
तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये। फिर एक है ये पॉजिट्रॉन एक्सेस। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो हमारा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु का, उन्होंने ये पॉजिट्रॉन एक्सेस का जो फिनोमेना है उसका कुछ मतलब रिसर्च किया है उस पर। तो पॉजिट्रॉन क्या होता है, एक होते हैं पार्टिकल्स, एक होते हैं एंटी पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब। तो पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। उनका वेट और सब कुछ सेम होगा, प्रॉपर्टीज सिर्फ चार्ज का डिफरेंस है। तो इसे हम एंटी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो इसका जो एनर्जी है वो है 10 गीगा वोल्ट से 300 गीगा वोल्ट। तो ये जो 10 से और 300 का जो डिफरेंस है उसे ही हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन एक्सेस। तो बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये कॉस्मिक रेज होती हैं। कॉस्मिक रेज क्या होती हैं, जो कि आती हैं फ्रॉम आउटसाइड द सोलर सिस्टम। तो दे मूव, ऐसा पढ़ ही लेते हैं। कॉस्मिक रेज आर हाई एनर्जी पार्टिकल्स दैट मूव थ्रू स्पेस एट नियरली द स्पीड ऑफ लाइट। दे प्रोवाइड वन ऑफ आवर फ्यू डायरेक्ट सैंपल्स ऑफ मैटर फ्रॉम आउटसाइड द सोलर सिस्टम। और cosmic rays interact with molecular hydrogen and can give rise to other cosmic rays। तो बस यही है इसमें। तो कि cosmic rays मतलब हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं और स्पीड ऑफ लाइट की तरह ट्रैवल करते हैं ये, और आउटसाइड द सोलर सिस्टम आते हैं। अच्छा, तो ये मतलब वही है। इसमें जो ये म्यूऑन्स था, ये वो है ना क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, उसके पार्ट है, मतलब आपने पढ़ा होगा। तो इसमें बताया हुआ है कि मैटर और एंटी मैटर क्या होता है। एक मैटर होता है, एक एंटी मैटर होता है। मैटर जो है अपना जो मतलब सिंपल सा होता है, उसका अपोजिट एंटी मैटर। तो यही एंटी पार्टिकल है, जैसे विद सेम मास बट अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसको हम एंटी पार्टिकल बोल देते हैं। तो अगर ये दोनों कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, दोनों की एनर्जी क्या कहते हैं, खत्म हो जाएगी और उससे न्यू पार्टिकल्स जनरेट होंगे। तो ये ऐसा बताया जाता है कि जब बिग बैंग हुआ था तो उसने इक्वल अमाउंट्स में मैटर और एंटी मैटर को क्रिएट किया था, लेकिन एंटी मैटर को हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि मतलब मैटर बहुत ज़्यादा है। तो वो होता है ना मैटर की, हमारा जो स्पेस है उसके अंदर तीन चीज़ें हैं। एक तो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि सिर्फ आई थिंक 5% है। उसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा होता है डार्क एनर्जी, जो कि हमारा पूरा स्पेस है। फिर उसके बाद आते हैं ये डार्क मैटर, जो कि 30% कुछ के करीब है। तो ऐसा है इनका। फिर एक ये जो सन करके ऑब्जर्वेटरी है हमारी जिनेवा में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे हिग्स बोसॉन वाला भी हुआ था। तो जो गॉड पार्टिकल को निकाला गया था, तो ये एक कोलाइडल, मतलब यहाँ पर पार्टिकल्स को कोलाइड किया जाता है। तो उससे मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो मैटर एंटी मैटर वाले। और इंडिया भी इसका एक मेंबर है सन का, तो ये याद रखना। फिर आता है नासा का मिशन है वीनस का। हाँ, नासा का ना एक डिस्कवरी प्रोग्राम है, मतलब टू एक्सप्लोर स्पेस एंड स्टडी सोलर सिस्टम। तो उसके अंदर डिस्कवरी प्रोग्राम के अंदर इसके बहुत सारे मिशन आते हैं। तो इनमें जो ये वाले पार्ट है, इसमें सिर्फ आपको नाम याद रखना है इनका, कि जैसे जो दा विंची है, वेराटस है, ये वीनस से रिलेटेड है, और नासा के मिशंस हैं तो वीनस से रिलेटेड। और ये भी जो मैगेलन ऑर्बिटर है, ये भी वीनस से रिलेटेड है, यूएस का। अच्छा, तो वीनस क्या है? वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और मरकरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बिकॉज ऑफ थिक क्लाउड कवर, तो यहाँ पर ज़्यादा हीट ट्रैप होती है, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है मरकरी से। और बाकी सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन ये जो है हमारा ईस्ट टू वेस्ट करता है। इसके ऊपर कोई मून नहीं है, कोई रिंग नहीं है, और इसको हम अर्थ का ट्विन भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द सिमिलर साइजेस। और इसका एक जो दिन है रोटेशन का, वो है 243 अर्थ डेज। फिर आता है परसेवरेंस। परसेवरेंस जो है मार्स मिशन है नासा का। तो हाँ, इसमें एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पर लैंड किया था, जेजेरो क्रेटर पर। तो ऐसा पूछते हैं कि जेजेरो क्रेटर कहाँ प्रेजेंट है, कौन से प्लेनेट पे, तो मार्स पे प्रेजेंट है। तो हाँ, इसमें एक ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, इंजेन्युइटी। इंजेन्युइटी पूछ लेंगे क्या है, सैटेलाइट है क्या है, तो ये एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर है, जिसने मतलब ऐसा फर्स्ट हेलीकॉप्टर है जिसने आउटसाइड अर्थ एक फ्लाइट ली थी।
तो इंजेन्युइटी परसेवरेंस का ही एक पार्ट है और एक हेलीकॉप्टर है। तो फिर एक ये इम्पोर्टेंट है वाइपर। वाइपर क्या है? ये मून मिशन है नासा का, इसमें तो बस ये इम्पोर्टेंट है। और ये साउथ पोल पे जाएगा मून के, टू फॉर लुकिंग फॉर वाटर आइस। फिर एक लूसी मिशन है, ये अभी न्यूज में था। जो लूसी मिशन है ये जुपिटर का मिशन है बाय नासा। और इसमें ना ये ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स होते हैं। मतलब अच्छा, ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? 3 टाइप के होते हैं ना एस्ट्रॉइड्स। एक तो अपने ये जो अर्थ और मार्स, सॉरी मार्स और जुपिटर के बीच में है वो वाले। एक होते हैं नियर अर्थ ऑर्बिट एस्टेरॉइड्स, जो कि अर्थ के पास से होकर गुजरते हैं। और एक ये होते हैं ट्रोजन वाले, जिनकी जो ऑर्बिट होती है ना वो सिमिलर टू बिग प्लैनेट्स होती है। तो ये जुपिटर वाले जो भी एस्टेरॉइड्स हैं उनको मेनली जो जुपिटर की ऑर्बिट को शेयर करते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रोजन एस्टेरॉइड्स। तो इन्होंने बताया एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स में क्या डिफरेंस है। एस्टेरॉइड्स आर समटाइम कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स, तो ये याद रखना कि इसको माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ रॉकी एयरलेस रेमिटेंट्स एंड लेफ्ट ओवर फ्रॉम द अर्ली फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि कॉमेट्स क्या होते हैं? तो दीज आर स्नो बॉल्स ऑफ फ्रोजन गैसेज, रॉक्स एंड डस्ट दैट ऑर्बिट द सन। तो जो कॉमेट्स होते हैं ना वो एक टेल बनाते हैं अपने पीछे, परसेप्टिबल ग्रोइंग टेल, जो कि एस्टेरॉइड्स नहीं बनाते। तो ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके पास जो ये स्नो बॉल्स होती है ना फ्रोजन गैसेस की, तो जब ये अर्थ वो सन के पास से होकर गुजरते हैं तो वो हीट अप होता है, तो जिसकी वजह से क्या कहते हैं, इनको एक टेल ऐसी मतलब ग्लोइंग टेल की तरह एक मिलता है, वो इवेपोरेशन की वजह से। तो एक ये क्यूपर बेल्ट है, ये कहाँ प्रेजेंट है? ये आउटसाइड, मतलब नेपच्यून के भी बाद जो भी बेल्ट्स होंगी ना एस्टेरॉइड्स की, उसको हम क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक ये अल्टीमा थ्यूले करके एक एस्टेरॉइड था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, अल्टीमा थ्यूले, नाम याद रख लेना बस, एस्टेरॉइड है ये, सॉरी। हाँ, फिर ये लिखा हुआ है जैसे कि 3 टाइप्स के हैं, एक तो मार्स जुपिटर, नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स और ट्रोजन एस्टेरॉइड्स, जो कि शेयर करते हैं अपनी ऑर्बिट को किस विद लार्जर प्लेनेट। और फिर है ये नासा नियर अर्थ ऑर्बिट। हाँ, ये तो क्या है? क्यूब सेट। हाँ, ये चीज याद रखना कि क्यूब सेट क्या है। तो ये मिनिचराइज्ड स्पेसक्राफ्ट है दैट कलेक्ट डाटा फ्रॉम अ नियर अर्थ एस्टेरॉइड। और बस इसमें तो ये इम्पोर्टेंट है, नासा का है, ये याद रख लेना। ये ओसिरिस रेक्स क्या है? ये भी नासा का है। और ये जो एस्टेरॉइड बेनू है ना, इसको स्टडी करने के लिए है मेनली। बस इसमें तो ये इम्पोर्टेंट है एस्टेरॉइड को। और ये डार्ट जो मिशन है, ये क्या है कि अगर कोई भी एस्टेरॉइड ऐसे, मतलब जो ये पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है कि ऐसे ऑर्बिट कर रहा है और उसका हमें पाथ चेंज करना है, मतलब ऑर्बिट को चेंज करना है, तो ऐसे ये जो स्पेसक्राफ्ट होगा इसको हम कोलाइड करेंगे इस एस्टेरॉइड के साथ, फिर इसका ये ऑर्बिट ही चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही टेस्टिंग फेज में है। अगर फ्यूचर में कोई अर्थ के पास कोई एस्टेरॉइड आता है तो हम उसका पाथ चेंज करने के लिए तो इसलिए यूज करेंगे हम इसे। फिर ये है एक IXPE, ये क्या है? इमेजिंग एक्सरे पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ब्लैक होल्स को स्टडी करने के लिए है मेनली। तो बस यही है इसमें। तो फिर टेस्ट है, ये भी मतलब एक्सो प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है? तो गोल्डीलॉक्स जो जोन है हमारा, वो जोन है जहाँ पर पानी मिलने की पॉसिबिलिटी है। जैसे अर्थ जो है वो सन का गोल्डीलॉक्स जोन है, तो ऐसे ही हर स्टार का एक गोल्डीलॉक्स जोन होगा, जो कि ना ज्यादा गर्म होगा ना ज्यादा ठंडा होगा, तो वहाँ पे पानी मिलने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। तो जो हम एक्सो प्लैनेट्स पे स्टडी करते हैं, हम ये गोल्डीलॉक्स जोन को ढूंढते हैं वहाँ पर। फिर ये लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन करके एक ये मतलब सिस्टम है। ये क्या है? नासा का रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो ये भी इंफ्रारेड लाइट को यूज करता है। और हाँ, तो इससे क्या होगा? हमारा कम्युनिकेशन स्पेस के अंदर फास्ट हो जाएगा। पहले हम क्या करते थे कि रेडियो वेव्स को यूज करते थे कम्युनिकेशन में, बट हम अब लेजर को यूज करेंगे कम्युनिकेशन में। तो बस वही है, ये नासा का, ये याद रखना।
अब चाइना के कुछ हैं, ये तो बस नाम नाम याद रख लो, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जूरोंग रोवर है, ये मार्स के लिए है। शेंजोऊ है, ये जो है अपना ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, इसके लिए इन्होंने मतलब बनाया था ये स्पेस का। तो हाँ, एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कौन सी 5 कंट्रीज हैं, तो ये याद रखना, यूएस, रशिया, कनाडा, यूरोप और जापान। तो ये है इसमें। फिर आता है फेयर 1M। तो ये क्या चीज़ है? फेयर 1M जो है वो अपना ऐसा ही मैप है, जैसे गूगल मैप्स है ना, उसी की तरह कुछ है ये फेयर 1M। ये चाइना का है। तो इससे क्या करेंगे, इन्होंने AI यूज किया है इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि हमारे एरर्स कम से कम आए। तो जो भी ये डाटा को एक्सप्लोर करेंगे या मैपिंग करेंगे ना, वो काफ़ी एक्यूरेट होगी। और ये ओपन टू इंटरनेशनल कम्युनिटी भी है। तो ऐसा वो पूछ सकते हैं कि ये मतलब सिर्फ चाइना के लिए है, नहीं, तो इन्होंने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए इस डाटाबेस को ओपन किया है। फिर है ये टुंड्रा सैटेलाइट, ये भी एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, मिलिट्री सैटेलाइट है रशिया की। फिर है ये प्लाज्मा क्रिस्टल इन्वेस्टिगेशन, तो ये क्या है, ये भी रशिया का है। तो इसमें ये रिसर्च कर रहे हैं कि हम प्लाज्मा को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। फिर है एनविजन। एनविजन जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, विद द हेल्प ऑफ नासा। तो ये भी वीनस के लिए है ये मिशन। फिर है होप प्रोब। तो ये इंपॉर्टेंट है कि होप अभी ये रिसेंटली लॉन्च किया था इंडिया ने, मतलब हेल्प किया था। तो ये UAE का, मतलब किसी भी अरब कंट्री का फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट है, फर्स्ट मिशन है। तो जो होप मार्स मिशन है ये UAE का, बस यही है इसमें इम्पोर्टेंट। तो और फिर है बेयर शीट प्रोजेक्ट, जो ये है, ये एक प्राइवेट कंपनी का है, स्पेस IL ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। तो ये लॉन्च हुआ था स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट से। तो ये भी मून के लिए है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। और ये पैसिफे, हाँ ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो ये एक स्काई सर्वेइंग प्रोजेक्ट है, that has a aim to study polarization in the light coming from millions of stars। तो ये है बस। और फिर हाँ, ये आ जाता है कि लूनर एक्लिप्स क्या होता है और सोलर एक्लिप्स क्या होता है। तो लूनर एक्लिप्स होता है अगर हमारे सन, मून और अर्थ एक ही ऑर्बिट में हो और अर्थ इनके बीच में हो, तो वो होता है लूनर एक्लिप्स। और अगर यहाँ पर मून बीच में आ जाएगा तो वो हो जाएगा सोलर एक्लिप्स। तो ये चीज़ याद रखना। और जो ये डार्क डार्क सा रीजन दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं उम्ब्रा। और जो ये थोड़ा लाइट लाइट सा रीजन दिख रहा है, इसके जो यहाँ है, तो इसको हम बोलते हैं पिनम्ब्रा। तो ये याद रखना कि लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स जब ही होंगे जब सन, अर्थ और मून स्ट्रेट लाइन में होंगे। लेकिन अगर अर्थ बीच में है तो लूनर एक्लिप्स, और मून बीच में है तो सोलर एक्लिप्स। बस ये इसमें मेन डिफरेंस है। और सुपर मून कब होता है? सुपर मून जब होगा जब जो मून है इट विल बी क्लोजेस्ट टू द अर्थ। तो क्लोजेस्ट कब होता है? पेरिजी। ऐसे ही एक अपोजी होता है, अपोजी का मतलब होता है जब मून फारदेस्ट होता है अर्थ के। ऐसे ही एक पेरीहीलियन और एपीहीलियन होते हैं। पेरीहीलियन मतलब अर्थ सन के पास है, और एपीहीलियन मतलब सन, अर्थ जो है वो सन से फारदेस्ट डिस्टेंस पे है, और पेरीहीलियन मतलब जो अर्थ है वो सन के क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे है। फिर होता है समर सॉल्स्टिस। तो मतलब ये देख लेना इंपॉर्टेंट है, तो वैसे एनसीईआरटी में भी है सब। समर सॉल्स्टिस होता है जब हमारा पूरा नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है वो एक्सपोज होता है सन रेज के। और विंटर सॉल्स्टिस होता है जब हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर जो होता है एक्सपोज होता है सन रेज को। तो ये डायग्राम में आप अच्छे से समझ पाओगे। और इसमें क्या है कि हाँ, ये चीज याद रखना कि जो इनकमिंग एनर्जी है ना सन की, इट इज 30% हायर एट द नॉर्थ पोल देन द इक्वेटर इन समर सॉल्स्टिस। तो यहाँ पर अर्थ इक्वेटर से भी ज्यादा एनर्जी मिलेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को समर सॉल्स्टिस पे। और फिर ये कब होता है वैसे समर सॉल्स्टिस? 21 जून को। फिर जीनोन, ये वर्ल्ड का मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट है जो कि अंडरग्राउंड हुआ है। तो इसमें यहाँ जैसे इन्होंने ये बता रखा है, इंपॉर्टेंट चीज जो है
कि 68% हमारे पास डार्क एनर्जी है, 27% डार्क मैटर है, और बाकी जो 5% बच गया वो अपना ये बाकी जो सन मून स्टार्स हैं ये सब है। और हाँ, ये रेड शिफ्ट जो फिनोमिना ये याद रखना डॉपलर इफेक्ट है। डॉपलर इफेक्ट एक गामा रे बर्स्ट है। ये जो है जो गामा रेज है ना वो काफी अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक गामा रे बर्स्ट करके बनाया गया है। फिर होता है एनकिलेडस, ये भी नासा का है और इसका इम्पोर्टेंट है कि इट इज यूज टू डिटेक्ट मीथेन। और हाँ, ये है जो कि सबसे ज्यादा मून कौन से प्लेनेट पे हैं, तो सैटर्न है उसका आंसर। आई थिंक 82 और 83 मून्स हैं सैटर्न के। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जुपिटर। तो सैटर्न का जो सबसे बड़ा मून है उसका नाम है टाइटन। और वैसे जो जुपिटर का जो सबसे बड़ा है वो है गैनीमेड, जो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ये सॉरी। और हाँ, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देख लेना कि कौन कौन सी 5 कंट्रीज हैं, यूएस, रशिया, जापान, यूरोप और कनाडा। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट पे प्लेस है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और इट ऑर्बिट्स द अर्थ एवरी 90 मिनट्स। फिर एक डॉपलर रेडार है जो अभी अभी मतलब क्या कहते हैं उसे, स्टॉप कर दी गई है उसकी वर्किंग। तो डॉपलर इफेक्ट के ऊपर वर्क करती है ये भी। तो ये पता लगाती है कि वेदर कंडीशंस कैसी है हमारी। तो ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूज करती है इसे। तो अभी उत्तराखंड में भी मतलब नैनीताल में ऐसा वो खोली गई है ना फर्स्ट डॉपलर रेडार। एक ये स्पेस राइस है, जो चाइना है ना वो स्पेस राइस मतलब उनके सीड्स हैं ये। तो ये क्या करते हैं कि वहां पर अपने सीड्स को लेके जाते हैं और वहां पर ना ये कॉस्मिक रेज और उसकी वजह से म्यूटेशन हो जाता है। तो उस म्यूटेशन की वजह से उनकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है, तो उस क्वालिटी को फिर ये वापस अर्थ पे लेके आते हैं, फिर उनको उगाते हैं ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। फिर ऐसे ही एक क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। तो इसमें बस ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है कि क्रायोजेनिक जो इंजन हम यूज करते हैं वो किस लिए इंपॉर्टेंट है। क्रायोजेनिक जो टेक्नोलॉजी है, इट कैन बी यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स इन स्पेस टेक्नोलॉजी और टू अंडरस्टैंड मटेरियल्स बिहेवियर एट लो टेम्परेचर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये टर्म्स याद रखना कि ये जो ब्लू स्टैगर है ये स्टार है एक, मैग्नेटर्स भी एक स्टार है, वुल्फ रायत ये भी एक स्टार है, वाइट डॉर्फ भी एक स्टार है, और जो ये रियुगु है ये जो है नासा का मतलब ये फर्स्ट सैंपल लेके आए थे। ये एक एस्टेरॉइड है जहाँ से एक सैंपल लेके आए थे हम स्टडी करने के लिए, मतलब टू स्टडी एस्टेरॉइड्स। तो ये एक एस्टेरॉइड है, ये गैनामेड। हमने देखा कि एक मून है। और हाइजीन जो प्लैनेट्स हैं ये एक एक्सोप्लैनेट है। तो हाइजीन जो प्लैनेट्स होते हैं ना, दे आरंट रॉकी लाइक अर्थ। अर्थ में जैसे रॉक्स हैं तो वहाँ कोई रॉक्स प्रेजेंट नहीं होती। फिर ये मैग्नेटिक मतलब एक्सोप्लैनेट्स को याद रखना कि एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर रहते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं एक्सोप्लैनेट्स। तो ये एक और एक्सोप्लैनेट का कुछ नाम दे रखा है, ये भी डिटेक्ट हुआ होगा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइट ईयर याद रखना कि लाइट ईयर वो ईयर मतलब एक डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट है लाइट ईयर। तो जितना भी एक लाइट जो है वो ट्रेवल करेगी इन 1 ईयर उसको हम बोल देते हैं लाइट ईयर। तो उसके हिसाब से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। फिर ये प्लैनेट 9 है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्मा है, ये भी एक रेडियो टेलीस्कोप है, बस इतना याद रखना। चाइना का अटाकामा डेजर्ट पे प्लेस्ड है और एक्सोप्लैनेट्स को फाउंड करने के लिए यूज होता है। फिर ये कामो ओलेवा, ये क्वाजी सैटेलाइट है जो कि हवाई में है, बस ये इतना याद रखना। इसमें तो सैटेलाइट है मतलब ऐसा नाम याद रखना कि ये एक सैटेलाइट है, स्टार है, क्या है। तो एक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई है। तो ये ब्लैक होल का मतलब सेंटर है। इसमें क्या होता है कि इतनी ज्यादा लाइट होती है इसके अंदर कि हमें पता बाकी जो भी प्लैनेट्स होंगे उनकी जो लाइट्स होगी उसको ओवर पावर कर देगा ये, तो उसको बोलते हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। फिर ये इनके ना स्पेस मिशंस दिए हुए हैं काफी सही तरीके से कि
सन के जो स्पेस मिशन है नासा के, उसका नाम है पार्कर, हेलियोफिजिक्स, ये सब इसरो का है, आदित्य L1। तो इसमें जो मेन है वो ये याद रखना, एक तो सन के लिए जो है, एक ये वीनस के लिए नासा और इसरो के, और मार्स के लिए नासा और इसरो के, मतलब मार्स के लिए तो जो भी है सबके याद रखना इंपॉर्टेंट है। जुपिटर में नासा का, मतलब नासा और इसरो के मिशंस को ज्यादा याद रखना, बाकी होंगे नहीं होंगे वो तो छोड़ो। और मार्स, सन और वीनस ये इंपॉर्टेंट है, जुपिटर भी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ, थैंक यू पीपी फॉर स्टेइंग, बाकी तो कोई है ही नहीं। चलो मिलते हैं, थैंक यू गाइस।